नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हो योर मनी और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है आपका मनपसंद शो, जहां बरसों से हम आपके पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करते आए हैं, मतलब उसे मैनेज करने में आपकी मदद करते आए हैं। और ये सब इसलिए ताकि आप अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकें, ताकि पैसे की कमी कभी आपके किसी गोल के आड़े ना आए। आप हर वो काम कर पाएं जिसे आपने सोचा है कि आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, और उसके लिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, जिस तरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए, जिस तरह का निवेश चाहिए, वो सब हम आपके लिए लेकर आते हैं योर मनी में। तो ऐसा एक और एपिसोड जनाब आपके लिए हाजिर है, और हमसे संपर्क करने के तरीके बेहद आसान है, जो आप जानते हैं। वो दर्शक जो अभी हमें आप नए जुड़े हैं या देख रहे हैं, वो ज़रूर नोट कर लें। yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है, और 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप जैसा कन्वीनियंट लगे, जिस माध्यम से चाहें अपना सवाल हमें भेजें और थोड़ा डिटेल भी डाल दें, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर आपकी फाइनेंशियल क्वेरीज का जवाब दे पाएं, ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी हो एकदम फर्स्ट क्लास। तो चलिए, आज भी ऐसी एक फाइनेंशियल जर्नी पर आपको लेकर चलने वाले हैं। आपके सवालों के जवाब देंगे, साथ ही आपके पोर्टफोलियो का एनालिसिस यहाँ करेंगे। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान है, क्रेडेंस वेल्थ के फाउंडर और सीईओ कीर्तन शाह साहब। हाय कीर्तन, हाउ आर यू? और वेरी गुड इवनिंग। Vipin ji, I'm very good. I'm hoping that you are good as well. Thank you so much for having me on the show. थैंक यू जी, थैंक यू। तो चलिए, कीर्तन जी के साथ ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि हम हर शो के पहले आपको थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, ताकि आप ना सिर्फ पैसों का निवेश करें, अपना एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाएं, लेकिन इस पूरा जो पर्सनल फाइनेंस का इकोसिस्टम है, इसे अच्छी तरह समझें। जब आप इस इकोसिस्टम को समझेंगे, जानेंगे, आत्मसात करेंगे, तो आप एक बेहतर फाइनेंशियल गोल को प्राप्त कर पाएंगे, बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। तो कोशिश वही रहती है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी टॉपिक पर, और वो है कि अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से कैसे बनाया जाए। वैसे तो हम इतने सालों से ये बात करेंगे, बहुत सारे दर्शक कहेंगे कि भाई इसमें क्या खास है, कई बार आप बता चुके हैं, लेकिन नहीं जनाब, हर बार कुछ ना कुछ बदलता है, रोज़ कुछ ना कुछ नया ऐसा होता है जिसके चलते आपको नए सिरे से इस तैयारी को करना होता है। तो वक्त वक्त पर ये हम आपको बताना नहीं भूलते, राइट? तो कीर्तन साहब, एक सही पोर्टफोलियो बनाने के लिए शुरुआत कहाँ से होती है? विपिन जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्शकों को ये समझने की जरूरत है कि प्राइम रीजन क्या है कि वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। वो जी म्यूचुअल फंड में पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि शायद 5,000 6,000 स्टॉक्स बीएसई एनएसई पर लिस्टेड है। उनमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो 5 साल 10 साल 15 साल की जर्नी में रिटर्न बनाकर देंगे। अब क्योंकि उनको नहीं आता कि ये कैसे वो 40 या 50 स्टॉक्स को वो बाय करे, इसलिए उन्हें एक हेल्प चाहिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर की, जो उनके बिहाफ पर 5,000 स्टॉक्स में से वो 50 60 70 स्टॉक्स जो जिसमें निवेश करना चाहिए वो स्टॉक्स को चुने। अब एक म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हो तो तकरीबन उस एक म्यूचुअल फंड में 40 या 50 स्टॉक्स होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने 10 15 या 20 म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर दिया, तो इनवेरिएबली आप कम से कम 700 से 1000 स्टॉक्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली निवेश कर लेंगे। तो क्या इससे आपकी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, जिसे आप सॉल्व करने के लिए म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल कर रहे, तो क्या वो सॉल्व हो रही थी? मेरे हिसाब से नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी भी सोच मेरे जैसी है कि आप म्यूचुअल फंड में इसलिए पैसा लगाना चाहते हैं कि 5,000 स्टॉक्स में से एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मुझे 50 या 100 स्टॉक्स में निवेश कराए रखे और ध्यान रखे उस पर, तो आपको 4 या 5 फंड से ज्यादा की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप जितने ज्यादा फंड्स इसके ऊपर ऐड करते जाएंगे, इससे सिर्फ थियोरेटिकली आपको ये लगेगा कि आप पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ऐड कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन से ज्यादा बहुत ज्यादा स्प्रेड आप ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस गिर जाएगा बढ़ने से। जी। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि आपको म्यूचुअल फंड्स क्यों चाहिए, एंड नंबर 2, आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5, यहाँ तक बात आ गई। अब ये 4 और 5 फंड कीर्तन साहब कैसे चुनेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप निवेश करने की कोशिश करते हैं, आपका आइडिया ये होना चाहिए कि आप रिस्क को कम रखें और रिटर्न को बढ़ाने की कोशिश करें। अब ये जितना कहना आसान है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसा एक इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है जिसमें रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है, तो ये थियोरेटिकली बड़ा अच्छा लग रहा है कि प्रैक्टिकली इसको करने में मुश्किल आ जाती है।
पर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने पिछले 15-20 सालों का डेटा देखा है और एक पैटर्न सा उभर कर आता है, जो ये है कि शायद हम में से किसी को भी ये प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि अगले 2 साल में लार्ज कैप्स चलेंगे, मिड कैप चलेंगे या स्मॉल कैप्स चलेंगे। और हमें नहीं पता कि कौन से समय पे कब मिड कैप से बाहर निकलना चाहिए, कब स्मॉल कैप में जाना चाहिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर। तो सबसे आसान या बढ़िया तरीका है, जो पिछला डेटा ये बताता है, जिससे आप अपना रिस्क कम कर पाओगे और रिटर्न बढ़ा पाओगे, वो है अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, आपके पास 8-10 साल का समय है और आपके पास 100 रुपए है निवेश करने के लिए, तो उसे इक्वली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश कर दीजिए। तो आपके पास अगर 100 रुपए, तो 33 रुपया लार्ज कैप में, 33 रुपया मिड कैप में और 33 रुपया स्मॉल कैप में। अगर ये आप करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, पिछला डेटा ये बताता है कि अगर आप इस पोर्टफोलियो का रिस्क, जिसे स्टैंडर्ड डिविएशन के द्वारा मेजर किया जाता है, अगर आप इस पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन देखें, तो वो लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा है। पिछले 10 साल का डेटा, लार्ज कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन 15 था, पर इस पोर्टफोलियो का जो मैं आपको बता रहा हूं वो 15.4 था। हल्का सा ज्यादा है लार्ज कैप से, पर रिटर्न्स मिड कैप जितने हैं। तो अगर आप लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों का समान एक पोर्टफोलियो बना दे, 8-10 साल का समय दे, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप रिस्क कम कर पाओगे जो लार्ज कैप का है, और रिटर्न बढ़ा पाओगे जो मिड कैप का है। अब लार्ज कैप थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सेबी ने 2018 में बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे, तो फंड मैनेजर्स लार्ज कैप इंडेक्स को उतनी आसानी से बीट नहीं कर सकते या कर पा रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप का जब आप सोचे, आप फ्लेक्सी कैप फंड में डालिए और मिड कैप के एलोकेशन के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप के एलोकेशन के लिए स्मॉल कैप फंड में निवेश कीजिए। जी, तो चलिए, आपकी फंड एलोकेशन भी हो गई, आपका पोर्टफोलियो भी बन गया, कितने शेयर रखने वो भी बात तय हो गई। अब एक बार बन गया कीर्तन साहब, तो क्या बना के छोड़ दिया जाए या उसको कैसे आगे लेकर जाएंगे? कैसे वो धीरे धीरे ग्रो करेगा? कितने कितने टाइम में उसे देखना है? क्या कोई खाद पानी उसमें डालना है? कैसे उसको बड़ा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि फंड्स में आपको रेगुलरली देखकर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, अगर आपका फंडामेंटल थॉट प्रोसेस सही था जब आप उन 5 या 4 फंड्स को सिलेक्ट कर रहे थे। आप शायद फंड कब चेंज करना चाहेंगे, आप फंड तब चेंज करना चाहेंगे जब, मान लीजिए, अगर फंड मैनेजर चेंज हो गया है और जो नया फंड मैनेजर आया है उसका ऐसा कोई ल्यूक्रेटिव बैकग्राउंड नहीं रहा, तो आपका कॉन्फिडेंस शायद उस फंड पे थोड़ा सा डगमगा जाएगा। या अगर उस फंड ने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर लिया है कि पहले वो फ्लेक्सी कैप फंड था, अब वो लार्ज कैप फंड हो गया है, राइट? तो ऐसी कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ जाए फंड में, तब आप शायद उस फंड को चेंज करने की कोशिश करेंगे। पर अगर आप उसे हर 6 महीने में देखेंगे और ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये इंडेक्स को नहीं बीट कर पाया, या पिछले 3 साल का जो एवरेज रिटर्न था वो एवरेज रिटर्न नहीं मिला है, तो शायद आप सिर्फ एक फंड से दूसरे फंड में मूव होते रहेंगे, उससे आपके आउटपुट में कोई अंतर नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फंड, अगर आप जब सबसे पहले चुन रहे हैं और तब आपके फंडामेंटल्स क्लियर है कि आप ये क्यों 4 या 5 फंड्स चुन रहे हैं, तो आपको बड़ी तेजी से या रेगुलरली उसको चेंज करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कॉमन मिस्टेक जो मैं जनरली देखता हूँ इन्वेस्टर कम्युनिटी करती है, वो ये है कि नया पैसा जब निवेश करना है, मान लीजिए आप, आपके पास थोड़ा सा और लमसम आ गया, आप उसे निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक नया फंड चुनने की कोशिश करते हैं। वो गलती मत कीजिए। ये 4 या 5 फंड में ही उस नए पैसे को ऐड करते रहे, एसआईपीस को भी इन्हीं 4 या 5 फंड्स में ऐड करते रहे, आपका पोर्टफोलियो बढ़ना, कोई रीजन नहीं है 4 या 5 फंड से ज्यादा फंड्स में निवेश करने का। जी, राइट। एट लास्ट एक और सवाल मेरा, क्योंकि इस फंड में ज़्यादातर लोग एसआईपी के जरिए निवेश करेंगे, यदा कदा उनके पास पैसे आएंगे, जैसा आपने कहा लमसम आए तो फिर आप उन्हीं 4-5 फंड्स में डालिए। लेकिन एसआईपी करने का भी कोई प्रॉपर सिद्धांत, कोई तरीका, किस तरीके से करना है, हर साल उसको कितना बढ़ाना है और कब विड्रॉ और कैसे विड्रॉ करना है? आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विपिन जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। क्योंकि एक एक दो बेसिक डिटेल्स शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, आप कौन सी डेट पे एसआईपी कर रहे हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी एएमसीज ने ऑलरेडी इस पे बहुत सारा रिसर्च कर रखा है कि आपकी एसआईपी की डेट 1 है, 5 है, 10 है या 20 है, उससे 10 साल के बाद आपके पोर्टफोलियो में 0.1 या 0.2 से ज्यादा का अंतर नहीं आता। तो एसआईपी डेट कौन सी ले, उस पे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करें। सेकेंड, जैसे मैंने कहा, आपको नया पैसा अगर ऐड करना है तो आप इन्हीं फंड्स में करें।
पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने ऑलरेडी पूछी और उसका आंसर भी दे दिया कि आपको स्टेप अप करना बहुत ज़रूरी है अपनी एसआईपी को। क्योंकि मान लीजिए आज आपकी सैलरी ₹50,000 और आप शायद ₹10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, पर 4 या 5 साल बाद अगर आपकी सैलरी ₹1,00,000 हो जाती है, तब अगर आप ₹10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो शायद ही आपके गोल्स को रीच करने में हेल्प नहीं कर पाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको आपकी इनकम अगर ₹100 तो उसमें से 30 से ₹40 हर महीना निवेश करने की कोशिश कीजिए और हर साल पॉसिबल हो तो इसे 10% से स्टेप अप करने की कोशिश कीजिए। तो आप अपने गोल्स के काफ़ी करीब आ पाएँगे, क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, अगर आप अपना निवेश नहीं बढ़ाएँगे, तो बहुत ही डिस्पैरिटी हो जाएगी, आप कितना पैसा सेव कर पा रहे हो वर्सेस आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। जी कीर्तन साहब, तो बहुत अच्छी तरह से आपने आई थिंक समझा दिया दर्शकों को कि क्यों ज़रूरी है म्यूचुअल फंड्स, क्या उसकी ज़रूरत पड़ी, फिर आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करेंगे, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स उसमें रखें, कितने नंबर ऑफ़ फंड्स उसमें रखेंगे, समय समय पर उसको कैसे देखेंगे, लमसम पैसे को कैसे डालेंगे, एसआईपीज़ को कैसे डालेंगे, विड्रॉल के लिए क्या चीज़ें होंगी, और कुल मिला के आप अपने पोर्टफोलियो को ओवर द ईयर इस तरीके से कैसे बिल्ड करेंगे कि उससे मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल पाए। तो ये कीर्तन साहब की इन बातों को याद रखिए, सुनिए बार बार, और आई थिंक वो फंडामेंटल्स आपके काफ़ी क्लियर हो जाएंगे कि एसआईपी करना या फंड में निवेश करना या एक पोर्टफोलियो बनाना म्यूचुअल फंड का, उसके बेसिक्स क्या हैं और किस तरीके से आपको आगे चलना चाहिए। चलिए, तो ये तो सबके लिए हो गई बात। नाउ कमिंग टू द इंडिविजुअल क्वेश्चंस, हमारे पहले कॉलर हैं श्रीधर साहब जो कि बेंगलुरु से कॉल कर रहे हैं। श्रीधर जी, गुड इवनिंग, और बताइए क्या सवाल पूछेंगे आज। गुड इवनिंग सर। कीर्तन सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका इंटरव्यूज में सारा देखता हूँ यूट्यूब में। मेरा एक मैं सवाल भेजा था मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस की ऊपर। मैं 9 फंड्स में एसआईपी कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। ये फंड्स में यूट्यूब में इसका अलग अलग एजेंसीज का, आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी का और व्हाइट ओक कैपिटल का, सीईओस का वो इंटरव्यूज में फॉलो करके उसको बेसिस पे मैं फंड सिलेक्शन किया था। ये 10 साल, मैं अभी 40 साल का उम्र है मेरा, और 10 साल और ये सिप करने के लिए मैं ये प्लान किया था। हर साल मैं 5,000 पे स्टेप अप करने के लिए तैयार हूँ, और मेरा एक्सपेक्टेशन है 10 साल में 2 करोड़ इकट्ठा करने का। आपका रिव्यू चाहिए इसके ऊपर। ज़रूर ज़रूर, तो आपके पोर्टफोलियो का भी रिव्यू, और साथ में आपका जो लक्ष्य है कि 10 साल में आप ये सारा जो 40,000 का मंथली एसआईपी प्लस 5,000 रुपये का स्टेप अप, ये सब मिला के 10 साल में 2 करोड़ रुपए आप जमा कर लें ज़रूर। तो कीर्तन साहब, ये आपके फ़ैन भी हैं, आपको फॉलो भी करते हैं, और बहुत बार आपकी सलाह पे इन्होंने अमल किया है। आज अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हैं आपसे, और प्लस इनके लक्ष्य के लिए क्या ज़रूरी है वो बात भी। श्रीधर जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन में या तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा या अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप जितना निवेश कर रहे हो और आपने जो सोचा है कि आप जिस तेजी से निवेश को बढ़ाएंगे उससे शायद आपका लक्ष्य डिफिकल्ट हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। 40,000 रुपये अगर आप हर महीना निवेश कर रहे हैं, आपको उसको हर साल 20% से स्टेप अप करना पड़ेगा, तब जाकर 10वें साल पे 12% के एक्सपेक्टेशन पे आप 2 करोड़ रुपया पहुंच पाएंगे। देखिए, फर्स्ट ईयर में तो आप 5,000 करोगे, जो 40,000 पे 12% ही है। तो 5,000 का इंक्रीमेंट 40,000 पे आपको 2 करोड़ के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो आपको पहले साल से 20% से आपकी एसआईपी को बढ़ाना पड़ेगा, अगर आपका लक्ष्य है 50 साल में 2 करोड़ रुपया रीच करना। और यहाँ मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आपको आपके निवेश पे 12% तक का रिटर्न मिलेगा। ज्यादा मिलेगा तो डेफिनेटली आप कॉर्पस में और ज्यादा पैसा ऐड कर पाओगे, पर 12% के हिसाब से आपको थोड़ा सा ज्यादा स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 से शायद आप अपने लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचेंगे। अब आपके पोर्टफोलियो पे एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि आपके पास 9 स्कीम्स है और आपने 3 फंड हाउसेस के 3-3 स्कीम्स ले लिए। अब मेरा सजेशन ये है, थोड़ा सा एक्सट्रीम है आपके पोर्टफोलियो को ध्यान में रखकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से आपको सिर्फ 2 फंड्स को होल्ड करना चाहिए। पहला है आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड,
और दूसरा है HDFC फ्लेक्सी कैप। आप इन 2 फंड्स को होल्ड कीजिए और 2 नए फंड्स को ऐड कीजिए, निप्पॉन मल्टी कैप और कोटक मल्टी कैप। अब इन 4 फंड्स का जब आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, कोशिश कीजिए कि आप अपने पैसों को इक्वली इन चारों फंड्स में डिवाइड कर दें। तो आपकी एसआईपी भी इक्वली डिवाइड हो जाए और आपके पास जो लमसम पैसा है वो भी इक्वली डिवाइड हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है ये 4 फंड्स अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करेंगे आपके पोर्टफोलियो को, अगर आपका लक्ष्य 10 साल का है। जी, तो चलिए यहाँ पर आपको श्रीधर साहब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10 साल में 2 करोड़, है ना, 20% का एक तो स्टेप अप करना पड़ेगा। फिर आपको कौन से फंड हैं जो छोड़ने हैं, वो एक पूरी लिस्ट है जो ये सामने है, स्क्रीन पर आपने नोट भी कर ली होगी। तो ये सारे चेंजेस आपको कीर्तन जी बता रहे हैं। जिन फंड्स में आपको रहना है वो 2 फंड है, ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड और HDFC फ्लैक्सी कैप फंड। और जो 2 नए हैं वो हैं निप्पॉन म्यूचुअल फंड और कोटक मल्टी कैप फंड। तो ये तो एक तो आपके पोर्टफोलियो चेंजेस हैं एंड बेसिकली जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा स्टेप अप आपको ज़्यादा करना पड़ेगा और ये चेंजेस आपको तो वो एक साथ ना हो पाए, धीरे धीरे करिए, लक्ष्य के जितना करीब पहुंच पाए वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो बहुत शुभकामनाएं श्रीधर जी आपको। बिल्कुल आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। फॉलो करते रहिए और आगे कोई और दिक्कत आए तो फिर हमें याद कीजिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब एक ईमेल है हमारे पास और वो है शिखा जी का, जो आपने मुंबई से भेजा है। शिखा जी पूछना चाहती हैं, उम्र 36 साल है आपकी, मंथली SIP आप कर रही हैं करीब 1,15,000 रुपये की, पोर्टफोलियो की फ़िलहाल वैल्यू हो चुकी है 22 लाख और 10 साल में 5 करोड़ का आप लक्ष्य लेकर चल रही हैं। अब शिखा जी के जो सवाल हैं कि क्या जो SIP उनकी मौजूदा है उसमें बदलाव करने होंगे, सेक्टोरल फंड में से निवेश सही है, निफ्टी 50 या फिर गोल्ड ले ले। सेक्टोरल फंड में 9,000 की उनकी SIP है, 3 लाख का एक मुश्त निवेश उन्हें करना है, 5 करोड़ का लक्ष्य कैसे हासिल होगा, ये उनके कुछ एक सवाल है। अब जरा उनका पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 7 फंड्स हैं। HDFC फ्लैक्सी कैप में आप डालती हैं 31,000 रुपये, कोटक ब्लू चिप फंड में 25, SBI मैग्नम में भी 25, मिड कैप का ये फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 25 और फिर 3,000 रुपये आप HDFC डिफेंस फंड, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रा फंड और DSP बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। तो इस तरीके से इन्होंने अपना ये पोर्टफोलियो बनाया। तो काफ़ी सारे सवाल इन्होंने कीर्तन साहब यहाँ पर पूछे हैं, उसमें उनका लक्ष्य भी शामिल है, सेक्टोरल फंड की SIP के बारे में भी पूछ रही हैं, एक मुश्त भी उनको 3 लाख रुपए डालने। तो ये तमाम चीज़ें उनके मन में हैं। क्या सलाह इनके लिए रहेगी? शिखा जी, अनफॉर्चुनेटली मैं आपका भी पोर्टफोलियो सजेशन को ध्यान में रखकर बड़ा अग्रेसिव चेंज सजेस्ट करने वाला हूँ, पर उस पे आऊँ उसके पहले आपके लक्ष्य को लेकर क्या आप जितना पैसा निवेश कर रहे हो वो ओके है या बढ़ाना पड़ेगा, उस पर थोड़ा सा लाइट डाल देता हूँ। तो आप अगर आज का 22 लाख रुपया मैं गिनूं और आप जो 1,15,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, इन दोनों को ध्यान में रखो और 12% की एक्सपेक्टेशन रखूं, तो आप 3,25,00,000 रुपए तक पहुंच पाएंगे 10 साल में। अगर आपको 5 करोड़ का पोर्टफोलियो करना है तो आपको थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो अज्यूम करूं अगर मैं आपके पास 22 लाख रुपए आज है और आपको 5 करोड़ का लक्ष्य पहुंचना है 10 सालों में, तो आपको अपनी SIP को 1.92 lakhs अ मंथ कर देनी पड़ेगी फ्रॉम योर करंट 1.15 lakhs। तो उस SIP के बढ़ने से ये जो 3.25 करोड़ और 5 करोड़ के बीच का फासला है वो तय हो पाएगा। तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आपका लक्ष्य थोड़ा सा स्टीप है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके मुकाबले। अब आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारी सलाह है मेरी। सबसे पहले तो मेरा सजेशन ये है कि आप सेक्टोरियल फंड्स में निवेश ना करें। देखिए, सेक्टर फंड्स में जब आप निवेश करते हैं तो आपको मार्केट को टाइम करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर 2008 में मान लीजिए एक एग्जाम्पल के ज़रिए अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में पैसा लगाते, क्योंकि पिछला 2-3 साल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा था, आपको 11 साल लगे थे आपके NAV को वापस 10 रुपए पहुंचने के लिए। तो सेक्टर फंड्स में अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो एक लूप या साइकिल में फंस जाएंगे जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एज अ रिटेल निवेशक मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट टाइमिंग आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो सेक्टर फंड्स में निवेश ना करें। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना डिफेंस, इंफ्रा और बैंकिंग तीनों फंड से एग्जिट ले लें। और आप अपने कोटक ब्लू चिप फंड को भी PPFAS फ्लेक्सी कैप फंड से रिप्लेस कर लें। तो 4 फंड्स को एग्जिट करने की सलाह होगी
और बाकी बचे हुए फंड्स के साथ एक फंड ऐड कर दीजिए जो है आपका पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप। तो आपके बचे हुए 3 फंड्स और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप, ये 4 फंड्स का पोर्टफोलियो कंटिन्यू कीजिए यहाँ से। मुझे ऐसा लग रहा है ये पोर्टफोलियो आपको हेल्प करेगा आपके लक्ष्य को आसानी से तय करने के। जी, तो शिखा जी, सारे चेंजेस यहाँ पर बता दिए हैं। 10 साल में 12% के रिटर्न जो आपका मौजूदा निवेश है उसके हिसाब से आप करीब 3.25 करोड़ पर पहुँच जाएंगी। अब अभी अगर आप चाहती हैं 5 करोड़ बन जाए तो फिर आपको अपनी एसआईपी जो है वो आप 1,15,000 से बढ़ाकर 1.92 ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के आसपास करनी पड़ेगी, और फिर वहाँ पर 10 साल में 12% के हिसाब से आपको 5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। बाकी जो चेंजेस हैं, किन फंड से निकलना है, तो 4 ऐसे फंड जिसमें से आपको बाहर निकल जाना है उसकी सलाह आपको दे दी है। किन फंड्स में आपको निवेश जारी रखना है, और एक नया फंड यहाँ पर सर सजेस्ट कर रहे हैं और वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो कुछ रिजिक्स है जो कि वो कह रहे हैं कि करने होंगे, तो कुछ फंड से एग्जिट करना है, कुछ नए फंड जोड़ने हैं और कुछ फंड्स को जारी रखना है, एक नया फंड जोड़ना है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें कीजिए। और जैसा हमने अपने प्रीवियस कॉलर को भी कहा कि अगर मान लीजिए बड़ी रकम है, अभी आप 1,15,000 डाल रहे हैं, सीधे 2 लाख के आसपास पहुंचना है, शायद एक झटके में ना हो, एक साथ ना हो, धीरे धीरे सही उसके करीब जाइए, तो फिर आपको आपके लक्ष्य तक जितना पहुंच पाएंगे उतना बेहतर होगा। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपके सवाल और हमारी बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। और हमारे साथ अब हमारे मेहमान कीर्तन साहब तो हैं, और एक ईमेल और आ गया है, ये आलोक राय साहब का, जो कि उन्होंने झारखंड से हमें भेजा है। पूछना क्या चाहते हैं, देखिए थोड़ा बता देते हैं उनके बारे में। आप बता रहे हैं कि मंथली एसआईपी कर रहे हैं 15,000 रुपये की, 15 साल में 1.5 करोड़ का लक्ष्य है आपका। फंड सिलेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि सही है कि नहीं। इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। कैनरा रुबिको ब्लू चिप इक्विटी 1500 रुपये, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 15, क्वांट स्मॉल कैप फंड 1500, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 1500, टाटा डिजिटल इंडिया 1500, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज 2000, निपॉन इंडिया मल्टी कैप 2, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2 और बंधन स्मॉल फंड 2। तो सर, आपने जो शुरू में फॉर्मूला बताया ये अगेन उसके थोड़ा ऊपर चला गया कि आपको कुछ सिलेक्टिव और कम संख्या में चाहिए, लेकिन ये फंड्स काफ़ी सारे हैं। वेल, तो जो भी निवेश है कैसा है और पोर्टफोलियो कैसा है, क्या रिजिक इसमें चाहिए और क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे मौजूदा निवेश के साथ? आलोक जी, आपको थोड़ा सा आपका निवेश बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लक्ष्य थोड़ा सा दूर है। आपको अपनी एसआईपी को बढ़ाकर 32,000 रुपीज अ मंथ करना पड़ेगा अगर आपको 15 साल में 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आप एक साथ अपनी एसआईपी को आज जितनी है उससे 32,000 ना कर पाए तो धीरे धीरे करके स्टेप अप कीजिए। पर 32,000 वो नंबर है जो आपको एसआईपी के लिए चाहिए आपके लक्ष्य को पहुंचने के लिए। आपके पोर्टफोलियो में वापस 9 स्कीम्स है, उसमें से 5 स्कीम बता देता हूं जो मुझे ऐसा लग रहा है आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। बाकी की 4 आप बंद कर सकते हैं। जो कंटिन्यू करनी चाहिए वो है कैनरा ब्लू चिप, निपॉन मल्टी कैप, पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा और बंधन स्मॉल कैप। ये 5 स्कीम्स को कंटिन्यू कीजिए। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है ओवरवेट है आपके पोर्टफोलियो में, आप उसमें कंटिन्यू नहीं करेंगे तो भी चलेगा। जी, चलिए, तो यहाँ पर आलोक साहब जो जो चेंजेस आपको बताए हैं कीर्तन साहब ने, प्लीज़ करिए और थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। नाउ अब वक्त हो गया है कि हम कीर्तन जी से उनके आज के टॉप 4 फंड्स पूछें। जी कीर्तन जी, तो क्या है आपके सजेशन बॉक्स में? विपिन जी, मुझे ऐसा लग रहा है 4 फंड्स अगर कोई नए निवेशक को निवेश करना है तो वो चूज कर सकता है आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड, निपॉन स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप। ये एग्जैक्टली उसी लॉजिक से बने हुए जिस लॉजिक में हमने फर्स्ट हाफ में डिस्कशन किया था। राइट, तो 4 फंड्स कीर्तन साहब की तरफ से, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड, निपॉन स्मॉल कैप फंड, कोटक इमर्जिंग फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। यानी कि जो विविधताएं जिनकी वो बात कर रही थी जब वो आज आपको समझा रहे थे कि कैसा आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, फंड का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, वो सारा रिफ्लेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हर तरह की वैरायटी देखने को मिल रही है। जैसा उन्होंने कहा कि चाहे एक नया निवेशक हो या इवन एक सीजनड आदमी भी, लेकिन कोई भी इस तरह के फंड में निवेश करते हैं या इन फंड से शुरुआत करते हैं तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो को लेकर वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कीर्तन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को एक फंडामेंटल टिप दी, हाउ टू मैनेज योर पोर्टफोलियो, और आप पोर्टफोलियो बनाएंगे कैसे, डिज़ाइन कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, और साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
यहाँ पधारने के लिए। और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया, आप जो विश्वास और भरोसा हम पे रखते हैं और लगातार इतने सालों से अपना पर्सनल फाइनेंस का जिम्मा हमारे हाथों छोड़ रखा है। हमारी भी कोशिश होती है कि आपको हमेशा एक वैल्यूएबल अच्छी सलाह दें ताकि आपको फ़ायदा हो। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे आज के लिए, लेकिन कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।